हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 10th क्लास का चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आज इसकी 3rd क्लास स्टार्ट होने जा रही है। फर्स्ट क्लास में अपन ने कार्बन के बारे में छोटी मोटी बातें की और उससे अगले क्लास में अपन ने बॉन्ड्स के बारे में बात की कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है देन इट विल बी सिग्मा, और अगर डबल है देन 1 इज सिग्मा 1 इज पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और बाकी के रिमेनिंग जो भी होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे। फिर अपन ने डिग्री की बात की, डिग्री ऑफ कार्बन। अगर एक कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होगा, अगर वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री कहलाएगा। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 3 डिग्री कहलाएगा, और इसी तरह से अगर कोई एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है तो वो 4 डिग्री होगा। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए थे, यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं CH3 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 CH2 CH2 CH3 और ये हाइड्रोजन हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जिसके थ्रू हम इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लें लास्ट क्लास में जो पढ़ा। अगर इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा है तो इसे हम कहेंगे 1 डिग्री कार्बन। ये वाला कार्बन इस एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी क्या कहलाएगा 1 डिग्री, ये भी क्या होगा 1 डिग्री। और अगेन दिस कार्बन इज 1 डिग्री 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, ये वाला कार्बन जो है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है 1 2 3। आप डिग्री नहीं देखें, ये कार्बन जो है वो 2 डिग्री वाले से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको ये नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि वो डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन 1 2 3 से, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री। ये कार्बन 2 डिग्री, ये वाला कार्बन भी कैसा होगा 2 डिग्री। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कितने हैं, 3 डिग्री हम बता सकते हैं। और ये वाला कार्बन देखो, बीच वाला जो कार्बन है इसको हमने नहीं देखा, ये 4 डिग्री कार्बन कहलाएगा। इसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा 4 डिग्री होगा। यहाँ पर ये कार्बन 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। तो इस तरह से अपन डिग्री देखेंगे किसी भी कार्बन का। तो 4 डिग्री में आप कह सकते हैं कि 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन। 4 डिग्री की हमने लास्ट क्लास में बीच में चलते हुए खत्म हो गई थी। 4 डिग्री कार्बन, if 1 carbon is attached to 4 carbon then it will be 4 डिग्री कार्बन, या इसको क्वाटरनरी कार्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डिग्री की बात थी कि 1 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। आज हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अपन ने कार्बन देखा था CH4, छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, या हम ले CH3। ये कार्बन 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी कैसा है 1 डिग्री। और अगर हम इसको देखें तो ये कार्बन भी कैसा है 1 डिग्री। अगर कोई कार्बन किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है तो उस केस में भी वो क्या कहलाएगा 1 डिग्री कहलाएगा, और ये दोनों भी कैसे हैं 1 डिग्री कार्बन। हाइड्रोजन के केस में आपको कार्बन का डिग्री देखना है। अगर कार्बन का जो डिग्री है वही हाइड्रोजन का डिग्री कहलाएगा, तो कार्बन अगर ये 1 डिग्री है तो इससे जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन्स होंगी वो सारी क्या होंगी 1 डिग्री होंगी। इन्हें भी हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री। तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है 1 2 3 4, तो 4 हाइड्रोजन है जो कैसी है 1 डिग्री वाली है। यहाँ पर ये कार्बन 1 डिग्री है तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन भी कैसी होंगी 1 डिग्री। तो 3 तो ये हो गई और 3 ये हो गई, तो 6 ऐसी हाइड्रोजन है जो कैसी हैं 1 डिग्री वाली है। या हम लिखें 1 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6। अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लें CH3 CH3 H CH2 CH2 CH3 ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है तो इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन भी कैसी होंगी 1 डिग्री। दिस कार्बन इज अगेन 1 डिग्री, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होंगी वो कैसी होंगी 1 डिग्री। ये कार्बन, आप कार्बन का डिग्री डिसाइड कर लें। ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा होगा 3 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई जो हाइड्रोजन होंगी वो भी कैसी होंगी 2 डिग्री होंगी, ये भी कैसी होंगी 2 डिग्री। आप इस बीच वाले कार्बन को देखिए, ये कार्बन अगेन 4 डिग्री है।
4 डिग्री कार्बन के पास किसी भी टाइप के कोई हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4 होती है, जहां पर 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 4 कार्बन। जहां वो 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका जो डिग्री है वो 4 है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव नहीं है या इज नॉट पॉसिबल या नहीं होता है। ठीक है, ये कार्बन 1 डिग्री और ये भी कैसा है 1 डिग्री। तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का भी क्या होगा? डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं या हाइड्रोजन का डिग्री पता कर सकते हैं। ये हमारे आगे काम आएंगी सारी, जब हमें कभी डिग्री पता करना हो या कार्बन का डिग्री पता करना हो तो उस वक्त ये चीज़ें काम आएंगी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ डेफिनेशन लिखना है, बस आप केवल एग्जाम्पल्स लिख लें और इसी से समझ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर आप देख सकते हैं कि ये कार्बन 1 डिग्री है, तो इससे जुड़ी हुई जो जितनी भी हाइड्रोजन होंगी वो कैसी होंगी? 1 डिग्री होंगी। अगर हमसे कोई ये कहे कि टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है, तो 3 ये हो गई, 6 ये हो गई और 9 ये हो गई। हम टोटल करके निकाल लेंगे। 3 डिग्री पूछे तो हम 3 डिग्री निकाल लेंगे। 2 डिग्री कहे तो हम 2 डिग्री, ये दोनों से जुड़ी हुई हाइड्रोजन होंगी वो कैसे होंगी? 2 डिग्री। तो इस तरह से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन बता सकते हैं। और 4 डिग्री या क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। 4 डिग्री कार्बन तो होता है बट हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये कुछ डिग्री के बारे में था। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमने जो पिछली क्लास में लिस्ट बनाई थी ओपन चेन, क्लोज चेन, थोड़ा सा हम उनको भी देख लें। जिसमें सबसे पहले अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए थे और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया था, एक ओपन चेन और दूसरा क्या था? क्लोज चेन। क्लोज चेन को फिर हमने 2 भागों में बांटा था, होमोसाइक्लिक और दूसरा था हेटेरोसाइक्लिक। फिर होमोसाइक्लिक को हमने आगे बांटा था किसमें? एलिसाइक्लिक, और दूसरा पार्ट था एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक में भी यही 2 क्लासिफाई होंगे, ये एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में। तो ये वाला थोड़ा सा हम देख लें। यहाँ पर ओपन चेन में जो एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस होंगे वो हमें यहाँ पर नहीं देखने हैं, वो हम आगे बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्लोज चेन में हम ले रहे हैं होमोसाइक्लिक। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक, देखो यह नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि ये साइक्लिक होंगे। साइक्लिक होने का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन जो होगा वो इस तरह से आपस में जुड़कर क्या करेगा? एक रिंग फॉर्म में होगा, साइकिल के रूप में होगा। और होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है कि इसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे किसके होंगे? कार्बन के होंगे। या आप यूँ कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब हम जानते हैं कि चेन बनाने की जो टेंडेंसी होती है वो किस में होती है? कार्बन में होती है। तो यहाँ साइकिल के रूप में कौन होगा? कार्बन होगा। तो जितने भी एटम इसमें प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक जैसे होंगे, सिमिलर टाइप के होंगे, इसलिए इसको बोला गया है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम थोड़े से इसके बारे में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हम इसमें लिखेंगे साइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, सिमिलर एटम लिख सकते हैं या विच कंटेन कार्बन एज साइक्लिक एटम। तो वो क्या कहलाएगा? होमोसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 3 मेंबर्ड रिंग है साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है, देखो ये साइक्लिक के फॉर्म में है, साइकिल के फॉर्म में है, तो इसके नाम से पहले लग जाएगा साइक्लो। और चूंकि इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पर जो कोने हैं इनमें कौन है? कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा इसका नाम? साइक्लोप्रोपेन। 4 मेंबर्ड रिंग साइक्लोब्यूटेन, 5 मेंबर्ड साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सीन। यहां पर एक पाई बॉन्ड और आ गया है,
तो हम इसको एन की जगह क्या बोलेंगे, इन। ये नाम हम कैसे लिख रहे हैं ये हम आगे पढ़ेंगे, एक बार आप इसको बस देख लें। साइक्लोहेक्सीन, और ये कहलाता है बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन। आप देख रहे हैं जितने भी कंपाउंड्स हमने लिए हैं इनमें रिंग में जितने भी एटम है ऑल आर कार्बन कार्बन कार्बन। इन कोनों पर सब जगह कौन बैठा हुआ है, कार्बन। यहाँ पर भी कार्बन 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 कार्बन। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं वो कहलाते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, यहाँ पर देखो अल्टरनेट सिंगल डबल एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस रिंग में जितने भी एटम हैं वो सारे के सारे कौन है, कार्बन है। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जहाँ पर साइकिल के रूप में केवल और केवल कौन होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। अब होमोसाइक्लिक में एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक और दूसरा कौन सा है, एरोमेटिक। इसे हम थोड़ा सा और देख लें। होमोसाइक्लिक में हमने यहाँ पर एलिसाइक्लिक भी लिया है और एरोमेटिक भी लिया है, दोनों लिए हैं। अब हम अलग अलग देखेंगे एलिसाइक्लिक कौन सा है और एरोमेटिक कौन सा है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में शॉर्ट में लिख रही हूँ, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं, एलिफेटिक जो ओपन चेन कंपाउंड होते हैं, इन ओपन चेन वालों को एलिफेटिक भी कहते हैं। अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि जो ओपन चेन है उनको एलिफेटिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं एलाई वर्ड आ रहा है, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, एलाई वर्ड आ रहा है। तो आप यूँ याद रखें कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करती हैं या ओपन चेन वालों से मिलती जुलती होती हैं। तो यहाँ पर हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में लिखेंगे कि ये वो कंपाउंड है जिनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करती हैं, रिजेंबल होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखें। अब चूंकि ये टाइप किसका है, होमोसाइक्लिक का है, तो हम लिखेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ विच रिजेंबल in their chemical property with aliphatic compound are known as alicyclic compound। होमोसाइक्लिक कंपाउंड यानी कि है तो ये होमोसाइक्लिक ही उसी का पार्ट है, विच रिजेंबल इन देयर केमिकल प्रॉपर्टी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो किन से मैच करेंगी, ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करेंगी। दे आर नॉन एज एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड। उन्हें हम एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। अब हम केवल एलिसाइक्लिक के एग्जाम्पल लें, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, साइक्लोब्यूटेन लिया, साइक्लोपेंटेन लिया, साइक्लोहेक्सेन। ये सारे के सारे जो हैं वो कैसे हैं, या अगर आप साइक्लोहेक्सीन भी ले सकते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो कैसे हैं, एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल उनसे ही मैच करती है। ठीक है, तो ये अपन ने होमोसाइक्लिक देखा। होमोसाइक्लिक में सारे आते हैं, एलिफेटिक एरोमेटिक सारे इंक्लूड हैं। फिर हम उसको अलग से ले रहे हैं एलिसाइक्लिक और दूसरा पार्ट है एरोमेटिक। तो ये एलिसाइक्लिक किस टाइप के कंपाउंड है, जिसमें साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन, एक साइक्लिक फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है और 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रॉप। क्योंकि जितना भी बॉन्ड है ऑल आर सिंगल, इसलिए एन लग जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। आपको अभी ये नाम लिखने नहीं आ रहे हैं, हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि ये इनका नाम है, आप इसे देख लें। ओके, नेक्स्ट एलिसाइक्लिक के बाद एरोमेटिक। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो आगे भी आपको पढ़ना है। 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर बस थोड़ा सा आपको जानना है। होमोसाइक्लिक में हमने एलिसाइक्लिक जाना और दूसरा एरोमेटिक। ठीक है, अब हम इसी एरोमेटिक को देख रहे हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो
एरोमेटिक की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेंगे बेंजीन का। ये बेंजीन कहलाता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये बेंजीन कहलाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, एक ऑल्टरनेट सिंगल डबल है, इसे कहते हैं कॉन्जुगेट सिस्टम। अगर हमारे पास कोई भी इस टाइप से कंपाउंड है यूं और डबल, फिर छोड़कर सिंगल, फिर डबल, सिंगल और डबल, तो ये सिस्टम कहलाता है कॉन्जुगेट सिस्टम। क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट सिस्टम, ठीक है। अब कॉन्जुगेट सिस्टम में क्या होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मान लो कोई दो बॉन्ड है तो कोई एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा, पाई। यहाँ पर केवल कौन है, सिग्मा, फिर अगेन कोई एक सिग्मा कोई एक पाई होगा, सिग्मा और एक पाई। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है या पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट है, एक छोड़कर एक है। तो जब कभी भी हमारे पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम होगा, यानी कि इस टाइप से पाई इलेक्ट्रॉन्स या पाई बॉन्ड अल्टरनेट होंगे, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह फिक्स नहीं रहेंगे, बल्कि इनमें क्या होगा, ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करेंगे या मॉलिक्यूल में घूमेंगे। इसको कहते हैं साइंस की भाषा में डिलोकलाइज होना। एक होता है लोकलाइज्ड वर्ड और एक होता है डिलोकलाइज। जैसे लोकलाइज का मतलब क्या है, लोकलाइज का मतलब है कि जैसे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे यहाँ के लोकल हैं, अपन बोलते हैं ना, या ये जैसे बिल्डिंग है ये लोकलाइज्ड है, ये आज भी यहाँ है, आने वाले 10 साल में भी आपको क्या होगा, यहीं मिलेगी। तो इस टाइप की चीज़ें, या आप जैसे चौराहों पर से गुजरते हो तो स्टैचू देखते हो गांधी जी का या और किसी का भी, वो 10 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं और आने वाले टाइम में भी क्या होगा, वहीं मिलेंगे। वो चल फिर नहीं सकते, मूवेबल नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को कहते हैं लोकलाइज्ड। और जो चीज़ इधर उधर मूव कर रही है, जैसे अभी आप स्कूल में हैं, फिर आप घर जाएंगे, घर से बीच में आप पार्क में जाएंगे, तो कभी आप कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, तो ये चीज़ जो है मतलब हम कहेंगे कि आप डिलोकलाइज हो रहे हैं, किसी एक जगह फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो एक जगह फिक्स नहीं रहते हैं, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, और ये आगे से आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं डिलोकलाइज होना, डिलोकलाइजेशन। ये वर्ड आप 11th क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे कि डिलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर कौन डिलोकलाइज हो रहा है, चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है, या ये जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये डिलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, देखो ये बॉन्ड इधर से इधर जाएगा, ये इधर से इधर जाएगा और ये इधर से इधर जाएगा। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं ये पूरे सिस्टम में हो रहे हैं। अब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये आप 11th क्लास में जानेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बस इसका डेफिनेशन पढ़ना है कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है। चार्ज अगर पूरे मॉलिक्यूल पर डिलोकलाइज होता है, चार्ज अगर पूरे मॉलिक्यूल पर डिलोकलाइज होता है तो उससे उस सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में है, यहाँ पर है, यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो अगर वो इस तरह से छोटी छोटी जगहों पर कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा तो उस केस में वो अनस्टेबल होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, और उसकी बजाय अगर वो पूरे मॉलिक्यूल पर डिस्पर्स होगा, पूरे मॉलिक्यूल पर फैला होगा, तो उस केस में क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए सारा काम हो रहा है। हम पढ़ते हैं कि दुनिया में जितने भी नियम बने हैं, जितने भी लॉ हैं, या जो कुछ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर भी चार्ज जो डिलोकलाइज हो रहा है, इधर उधर जो मूव कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है, वो इस मॉलिक्यूल को और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इतना ही बस समझें कि इस टाइप का अगर कोई सिस्टम है हमारे पास तो चार्ज उसमें पूरे में घूमेगा, मूव होता रहेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि चार्ज क्या हो रहा है, पूरे मॉलिक्यूल में डिलोकलाइज हो रहा है। इसको कहते हैं डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज हो रहे हैं। ये कंपाउंड हम देख रहे हैं कि साइक्लिक है। अगर इसको देखें ये ओपन चेन वाला है और ये वाला कैसा है, साइक्लिक है। तो एरोमेटिक होने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ शर्तें हैं। क्या है, कुछ शर्तें हैं। अगर कोई कंपाउंड या कोई यौगिक उन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, उन शर्तों को मान रहा है, तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो बेंजीन हमारे पास है क्या ये एरोमेटिक है, और अगर ये है
तो ये किन किन कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज हो रहा है, या हमें और भी अच्छा ये बोलना चाहिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप एक कंप्लीट वर्ड और जोड़ लें, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात ये साइक्लिक है, ये सिस्टम कैसा है, साइक्लिक है। तो एरोमेटिक होने के लिए वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। और तीसरी बात क्या होना चाहिए, वो कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्लेनर। प्लेनर का मतलब क्या है, प्लेनर का मतलब है जैसे मान लो कार्बन है, कार्बन का शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल टाइप का होता है। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो ये है, मेरे पास 4 पेन है, मैंने पहले भी फर्स्ट क्लास में आपको कार्बन का शेप बताया है, टेट्राहेड्रल। ये शेप जो है इसको हम टेट्राहेड्रल कहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, इसको हाथ में इधर उधर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसके बीच का बॉन्ड, इसके और ये सारे जो बॉन्ड है वो 109 28 मिनट के। तो ये जो शेप है इसमें ना कुछ ऊपर है ना कोई नीचे है, ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाता है। ये पूरी 3D में फैला हुआ है, ये पूरा 3D में या स्पेस में फैला हुआ है, इसको हम प्लेनर नहीं कह सकते। लेकिन जैसे ही इसका ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, या कोई ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, तो अब ये जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑलमोस्ट कैसा होगा, प्लेनर होगा, या वो किसी एक प्लेन में होगा। तो अगर किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, कैसा है, अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उस केस में वो कंपाउंड कैसा होगा, प्लेनर होगा। आप देखिए बेंजीन में इसका निकाल कर, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर कार्बन 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 सारे कार्बन बैठे हैं, ये पाई बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। इस कार्बन ने ये 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखे हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है, तो यहाँ पर चौथी क्या होगी, हाइड्रोजन। हमने बात की थी कि हम इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको समझ जाना है कि यहाँ पर 4th एलिमेंट कौन बैठा हुआ है, ये एटम कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब आप देख लें किसी भी कार्बन का हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करके कि ये वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2। ये वाला कार्बन sp2, ये वाला भी कैसा होगा, sp2 ऑल आर sp2, यानी कि जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे कैसे हैं, sp2। तो अगर किसी भी कंपाउंड में जितना भी कार्बन है या कोई दूसरा एलिमेंट भी अगर प्रेजेंट है और अगर सबका हाइब्रिडेशन sp2 आता है, कैसा आता है, sp2, तो हम उसे कहेंगे प्लेनर या समतलीय है। और 4th कंडीशन जो है वो है हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या है, हक्कल रूल कहता है कि 4n+2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है इधर वाला पार्ट ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैं थोड़ा इधर ले रही हूं। हक्कल रूल क्या है, हक्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने कहा कि 4n+2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करेंगे और n का मान कैलकुलेट करेंगे। अगर n का मान 0 1 2 3 इस तरह से अगर होल नंबर आ रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। अब जैसे मान लो हमारे पास 4n+2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें कितनी है, देखो पाई बॉन्ड है 3 और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6। देखो जहां जहां डबल बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर वो कह रहा है नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई बॉन्ड अगर 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4n+2 = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6। एंड नाउ 4n = 4, ये आप कर ही सकते हैं, एंड n = 1। तो n = 1 आ गया, इसका मतलब वो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। और अगर कोई कंपाउंड इन चारों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो वो कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। आप बेंजीन को देखिए, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरे में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और साइक्लिक है ये और प्लेनर है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। वो कैसा है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पर बस आपको इतना ही ध्यान रखना है एरोमेटिक का, इससे आगे नहीं पढ़ना है। ओके,
तो हम इसमें लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं यू बनाकर, ये याद करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, या आप इसकी एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। हम लिखेंगे एरोमेटिक में साइक्लिक कंपाउंड विच फॉलो हक्कल रूल। क्या है हक्कल रूल? दैट इज 4n plus 2 pi electrons cyclic compound which follow Huckel rule, that is 4n plus 2 pi electron system. And complete delocalization of pi electrons having a planar structure तो वो कंपाउंड कैसा होगा? एरोमेटिक होगा। हैविंग ए प्लेनर, देखो साइक्लिक कंपाउंड विच फॉलो हक्कल रूल, जो कि क्या है 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड कंप्लीट डिलोक्लेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें कंप्लीट डिलोक्लेशन हो, और हैविंग ए प्लेनर स्ट्रक्चर, जिसमें एक प्लेनर स्ट्रक्चर हो। प्लेनर मतलब समतलीय। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा? एरोमेटिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी क्लास थी, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। ओके।